क्रोध, आवेश और दूसरों की बातों में आकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। ऐसी परिस्थिति में कभी भी कोई निर्णय ना लें। अच्छे से सोच विचार कर ही किसी निर्णय पर पहुंचें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण के राज्यों में सार्वजनिक सभाओं का संबोधन जारी। कोयम्बटूर में रोड शो में लिया हिस्सा। 1998 में कोयम्बटूर बम ब्लास्ट के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। एनडीए ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में अपनी सीट बंटवारे फॉर्मूले को दिया अंतिम रूप। भाजपा 17 सीटों और जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सीट पर लड़ेगा चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने लिया सख्त एक्शन। दिया 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और मिजोरम के एक आईएएस अफसर को भी हटाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर की बातचीत। क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती निरोधक अभियान चलाने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने की प्रशंसा। और जस्टिस मनमोहन और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने परिवार सहित किया अमृत उद्यान का दौरा। 15 एकड़ में फैले प्रसिद्ध उद्यान में फूलों की 85 से ज्यादा प्रजातियों ने मोहा सबका मन। सुप्रभात में बात करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे केरल के पलक्कड़ में प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे तमिलनाडु के सलेम में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तमिलनाडु में बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दक्षिण के राज्यों के दौरे का आज संभवतः अंतिम दिन होगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण के राज्यों में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर में रोड शो में हिस्सा लिया। ये पहली बार है जब तमिलनाडु भाजपा ने इतने बड़े स्तर पर रोड शो का आयोजन किया। इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 के कोयम्बटूर में हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट के पीड़ितों को विस्फोट स्थल पर आरएस पुरम में श्रद्धांजलि भी दी। कोयम्बटूर में 1998 के सीरियल बम ब्लास्ट में 58 लोगों की जान चली गई थी और करीब 250 लोग घायल हो गए थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में सीरियल बम विस्फोट 14 और 17 फरवरी 1998 के बीच में हुए थे। ये सभी ब्लास्ट 12 किलोमीटर के दायरे में 11 अलग अलग जगहों पर हुए थे। इन बम विस्फोटों ने पूरे शहर और देश को हिलाकर रख दिया था। इन विस्फोटों के बाद उम्मा संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा अधिकारियों से कुशल और स्मार्ट प्रशासन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और बिग डाटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राज्य लोक सेवा अधिकारियों से ये बात कही। ये अधिकारी मैसूर की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 125वें प्रवेश प्रशिक्षण प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नए विचारों और नई प्रौद्योगिकी के साथ समृद्ध और विविधतापूर्ण अनुभव ऐसे प्रभावशाली परिवर्तन ला सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। Each of you would have made important contribution to the development of your state and people.
you are at a position where you can be an inspiration to others. Each step that you take can motivate those around you to give their best for the progress of the department or the organization. Dear officers, as IS officers, you are required to develop an all-India perspective on administrative functioning and the policies and programs of the government. I am told that the induction training seeks to reorient you and impart you the domain knowledge of latest tech development of governance. It equips you with latest tools of information and communication technology and management skills that are vital to your effective performance. I am happy to note that your training program is designed keeping in mind in broad concepts and objectives of Mission Karma Yogi. This will help you to align yourself with national goals and move ahead in the right direction. The nation is moving forward with the determination to realize the vision of Viksit Bharat by 2047. Your style of functioning and the decisions that you take will play a significant role in the development of the country. राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों को कोई भी विकास कार्य करते समय सतत और समावेशी दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों का सामना कर रही है, इसलिए यह आवश्यक है कि अधिकारी पर्यावरण अनुकूल परिपाटियों को अपनाने और सतत दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के लिए नए उपाय करें। In last 20 years or so, the world around us has undergone a huge transformation. These days, tech-enabled and aware citizens track the delivery of every service being provided, whether public or private. These are the days of FAQs, that is frequently asked questions. Service providers proactively answer the queries and try their best to satisfy the customers. You must adapt to this changing world of digital governance and enhance your capabilities accordingly. You must make use of the latest technologies such as AI, blockchain, and big data analytics for an efficient and smart administration. This is the time when collaboration and convergence are the need of the hour. Collaboration among various stakeholders at the organizational, state, national, and international level is necessary for obtaining the desired result in shorter time periods. Similarly, convergence of new ideas and new technologies with rich and varied experiences can bring such impactful changes that one cannot even imagine. I would like to share two more important keywords that you should always keep in mind when you undertake any developmental work. These are sustainability and inclusiveness. With the world facing the threats of global warming and climate change, it is essential that you take innovative measures to adopt eco-friendly practices and promote sustainability. Inclusiveness is another major aspect of development, which means encouraging participation and ensuring progress of all, including the underprivileged and marginalized sections. बढ़ते हैं आगे। एनडीए ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में अपनी सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें घोषणा की गई है कि भाजपा 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर और चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।
बिहार में चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनडीए के 2 अन्य सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। 6 राज्यों के गृह सचिवों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अफसरों का नाम शामिल है। विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी बनाया गया है। आयोग ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और मिजोरम के एक आईएएस अफसर को भी हटाने को कहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार को दोपहर में हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के मंत्रियों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित इंडस एक्स शिखर सम्मेलन और सोमवार से भारत में शुरू हुई द्विपक्षीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ जैसी हालिया द्विपक्षीय आयोजनों की समीक्षा की। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती निरोधक अभियान चलाने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष संपन्न हुए भारत अमेरिका रक्षा सहयोग रोड मैप को लागू करने के तरीकों और साधनों पर विचार विमर्श किया। दोनों के बीच भारतीय पोतशालाओं में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की मरम्मत जैसे अन्य रक्षा औद्योगिक सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सेना के शहीद अधिकारियों की पत्नियां अब एंटरप्रेन्योर बनकर अपने परिवार को संभाल रही हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आर्मी वाइफ्स से मुलाकात की और उनकी बलिदान और शक्ति की यात्रा की सराहना की। Just as the ink seeps into the fabric, imprinting its story for all to see, with each stitch, brushstroke, and fabric painted with love, these army wives are crafting a new story, one of strength, power, and boundless hope. 2008 में मैंने आह्वान ज्वाइन किया। आह्वान में आने के बाद में काफ़ी कुछ मदद मिली, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आह्वान हम हर तरह से धन्यवाद करती हूँ। हम आह्वान में खुश हैं और मैं सिलाई का काम करती हूँ। 2008 से यहाँ पे काम कर रही हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता है। In a soulful samvad organized by AVA, philanthropist and author, Mrs. Sudha Murthy addressed the army wives. You are nation protectors. If your husbands would not have been there on the border, we would not have lived in democratic India. If your husbands would not toil, then we would not have been peaceful in our country. The kind of sacrifice your husband and you together do, it is for the greater cause, not 9-to-5 job. Greater cause. When you are in a greater cause and you are participating, sacrifices are must. Be proud about your husband. They are protecting the nation. And all that honor is divided by 2, half to him and half to you. Be proud that you are wife of a soldier, the highest honor anybody can get in this country. These army wives turned entrepreneurs, empowered by Army Wives Welfare Association, is breathing life into dreams long forgotten. To the unsung heroes of our nation's protectors, we salute you. Thank you for your sacrifice, your strength, and your unwavering spirit. बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को फिर से रूस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। जस्टिस मनमोहन और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने अपने परिवार के साथ अमृत उद्यान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 15 एकड़ में फैले प्रसिद्ध उद्यान में फूलों की 85 से अधिक प्रजातियों का अवलोकन किया। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।